स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम और आप या हमारे जैसे लोग, हम लोग तो आम आदमियों में हमारी गिनती होती है, ऐसी किसी चीज को न खरीदें न उसका इस्तेमाल करें जिससे भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष है भारत का, वो प्रभावित हो। यानी भारत के विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आगे आने के कोई, उसमें इजाफा होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री इस हद तक चले गए हैं कि वो किसानों से भी कह रहे हैं कि आप उर्वरक का, यानी फर्टिलाइजर का, जिसका जो जो विदेशी मुद्रा इसमें खर्च होती है, उसका भी इस्तेमाल कम करें। ऐसे किसान पर, जैसे लोग सोने का इस्तेमाल शौकिया करते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए करते हैं, किसान तो फर्टिलाइजर का, खाद का इस्तेमाल शान दिखाने के लिए नहीं करता। इसी तरह से जो गिग वर्कर्स हैं, जो जो मोटरसाइकिल पे ही जिनकी रोजी रोटी निर्भर है, वो तो पेट्रोल भरवाने का इस्तेमाल अपनी शान दिखाने के लिए नहीं करते। वो तो अपनी पुरानी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिलों से अपनी जिंदगी चलाते हैं। इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर आप देखिए, दिल्ली की सड़कों पर जो मोटरसाइकिलों से भरी रहती हैं, वो सब लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, ये अचानक विदेशी मुद्रा संकट, उससे जुड़ी हुई राजनीति चुनाव से पहले तो कहीं थी ही नहीं। चुनाव से पहले तो सब ठीक था। अब सब गड़बड़ा गई और प्रधानमंत्री किफायत शारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि खुद वो किफायत का कोई काम नहीं करते। विनोद जी। ऐसा है अभय जी। हाँ एक बात का आरोप मेरे प्रधानमंत्री पे आप नहीं लगा सकते जी। एक आरोप, सादगी का आरोप नहीं लगा सकते आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैभव का, अच्छा दिखने का चाव है उनको। अभी उनके स्वयंवर को देख रहा था टीवी पे, जो अभी गुवाहाटी में हुआ, जो वहां के असम की जनता के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का स्वयंवर करवाया। उसमें लगभग हर प्रांत का, जहां बीजेपी का सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री बैठा हुआ था, केंद्र के मंत्री बैठे हुए थे, अनेकों और बड़े नेता बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलायंस के पार्टनर्स के। चंद्रबाबू नायडू थे उसमें बैठे हुए। तो मैं सोचने लगा कि तेल की किल्लत कैसे हो गई भाई। ये बिना एविएशन फ्यूल के हवा पे उड़ के आ गए क्या? ये जो सारा जमावड़ा है, ये हवा पे उड़ के आ गया क्या? हवाई जहाज में नहीं आया क्या? या पैदल पैदल आए हैं सब? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी हैज टू बिगिन फ्रॉम होम। जितनी भी आपने सादगी की बात कही, सही कही, भले ही कहने में देर कर दी आपने, जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देर कर दी थी, आपने देर कर दी, आप इंतजार करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और नमस्ते रैली होगी हमारे अहमदाबाद में, वो हुई। और उसके बाद जो है पूरा तंत्र जुट गया कि भाई कोविड 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 होने लग गया। उसके बाद उसी तरह से देर से जागे इस बार फिर भाई, जो वर्ल्ड एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, वो लड़ाई कब से चल रही है? ईरान के साथ अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई बताइए कब से चल रही है? कल से चल रही थी क्या? 2 हफ्ते पहले चल रही थी क्या? इतने लंबे समय से वो युद्ध चल रहा है, कई हफ्ते हो गए उस युद्ध को, और दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद कर दी है ईरान ने, और उसके चलते ज्यादातर जो तेल भारत की तरफ आता है और लोगों की तरफ जाता है, उसकी किल्लत हो गई है। कुकिंग गैस की किल्लत हो गई, एलपीजी की, पाइप नेचुरल गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही है। ये हम जागते नहीं क्या? हम इतने मदमस्त थे इलेक्शन लड़ने में और जनता का दिल जीतने में कि हमने सोचा चलो अभी तो इनको कर लेने दो, जितना भी इन्होंने गुलछर्रे उड़ाने हैं, जितना भी तेल जलाना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जलाने हैं, जलाने दो। जब हम इलेक्शन हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे भाई किल्लत हो गई है, अब तो आप ऑस्टेरिटी अपनाएं, अब आप सादगी अपनाएं, आप कंजम्पशन कम करें।
और जब आप ये बयान देकर वेस्ट बंगाल में जो आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ शुभेंदु अधिकारी का, उसके बाद आप यहाँ आए और उस वक्त आपने कहा कि किल्लत हो गई है, आपको तो तेल कम इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पर आके आपने फिर वही वैभव अपना दिखाया। इतने सारे मेहमान बुला लिए, कोई जरूरत थी मेहमानों की? सादगी से प्रधानमंत्री स्वयं होते, माननीय गृह मंत्री होते और गवर्नर साहब होते और शपथ ग्रहण करवा देते हेमंत विश्वा शर्मा की, जिसने इतना ईमानदार इलेक्शन जीता है, तो वो भी बहुत रहता। लेकिन आपने ये तो नहीं सोचा। आपने हमसे, आपसे, औरों से, जनता से ये कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो। मतलब गाड़ी में दफ्तर जाओगे जब भी तेल जलेगा उसकी भी बचत करो, और जब घर से काम करोगे तो दफ्तर में जो बड़े स्तर पर एसी वगैरह का इस्तेमाल होता है वो भी नहीं होगा, एनर्जी की प्रिजर्वेशन होगी। उसके बाद आपने कहा कि भैया विदेशे में मत जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, आप डेस्टिनेशन स्वेरिंग इन सेरेमनी कर सकते हैं। देखिए, जो आदेश होता है सरकार का, वो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसका अनुपालन करें, लेकिन उसके लिए इंस्पिरेशन की भी जरूरत होती है। उसके लिए सेटिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम बाय योरसेल्फ, जो देश का नेता होता है वो स्वयं से अपना एग्जाम्पल सेट करता है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आप उपवास रखें, तो वो स्वयं रखते थे। देखिए, भारत ने किल्लत का जमाना देखा है, सीमित साधनों का जमाना देखा है। भारत को विरासत में मिला है बचत कैसे करना, उसका पाठ भारत को विरासत में मिला है। इंदिरा गांधी के जमाने में हमने देखा, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हमने देखा, इंदिरा जी ने भी लड़ाई लड़ी एक बड़ी, शास्त्री जी ने भी लड़ी लड़ाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी कथनी और अपनी करनी में जो इतना बड़ा फासला है उसको थोड़ा तो कम करें मान्यवर, ताकि हमारा हौसला बने, हमको लगे कि हमारा प्रधान। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से जी कि आप जो जनता को जो आह्वान देते हैं वो अपने जीवन में, अपनी पार्टी के कार्यकलापों में भी अपनाने की कोशिश करें। आपने भी कल बोला, परसों बोला कि भाई किल्लत है, आप एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करें, उसका सही सदुपयोग करें, सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करें। आप विदेशों की यात्रा कैंसिल कर दें, मत जाएं विदेश, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है देश में कम हो रहा है। और जैसा कि आपने भूमिका में बताया कि बहुत सा जो हमारा यहाँ कैपिटल इन्वेस्टेड था वो इट हैज फ्लोन बैक, उड़ गया, वो चला गया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक चले गए हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो चले ही जाते हैं सबसे पहले। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चिंताजनक है, और उस चिंता का प्रतिबिंब हमें आपके कार्यशैली में नजर आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बहुत आपकी आदर करते हैं, बड़ी आपकी इज्जत करते हैं। आप तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और इसलिए आपके पास जो जनता का समर्थन है उसका सदुपयोग करें। और आप जिस तरह से बड़े स्तर पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और उसके साथ साथ जनता को बताते हैं कि आप गाड़ी का इस्तेमाल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो, शादियों में सोना मत दो अपनी बेटियों की, ये सब सही बातें हैं। कि सोना जो होता है हमारे देश में घरों में इतना पड़ा हुआ है कि अगर वो बाहर निकल आ जाए तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुगना हो जाए। लेकिन उसको निकालेगा कौन? कल्चरल नेशनलिस्ट निकालेंगे क्या? जो लोग
कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं वो निकालेंगे क्या? तो आप तो एक अपनी जो बातचीत है, आपका जो संवाद है, राजनीतिक संवाद है, आपका जो इलेक्शन के टाइम चुनाव के दौरान जो आपका संवाद होता है, जनता से आपका जो संवाद होता है, उसमें एक कंसिस्टेंसी, एक 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 जोड़ तो नजर आना चाहिए कि ये नरेटिव है, ये बिना टूटे हुए एक ही नरेटिव हमारे प्रधानमंत्री उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं। अब 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री यूरोप चले जाएंगे, नॉर्डिक कंट्रीज में जाना है उनको, और इटली में भी जाना है उनको। हो सकता है इटली में बहुत जरूरी कामकाज हो वहां पर, हम मानते हैं, और नॉर्डिक कंट्रीज में भी होगा, हम मानते हैं, और यूए में भी वो जा रहे हैं, और यूए में तो सच में बहुत ही गंभीर काम होना पड़ेगा वहां पर जाकर। तो देखिए, हमारे यहाँ पर्शियन गल्फ से जो तेल आता है, गल्फ ओमान से जो तेल आता है, उसका प्रवाह बना रहे, उसके लिए बातचीत जरूरी है हमारे शीर्ष नेतृत्व को वहां जाकर करने की। हम समझते हैं इन बातों को, लेकिन जो आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वो आह्वान सबसे पहले अपनी पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं को करिए, ताकि समझ में आए कि ये जो कॉल फॉर ऑस्टेरिटी है, जो सादगी का जो आह्वान है, वो ईमानदार आह्वान है। ये इसके दो मापदंड नहीं है, दो यार्डस्टिक नहीं है कि एक आपकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, और दूसरा आम जनता के लिए। इसमें एक पहलू और है विरोध जी, ये जो बातें आपने कही हैं वो तो ठीक बात है, प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए, लोगों के सामने मिसाल पेश करना चाहिए, कम से कम सांसदों और विधायकों और मंत्रियों, चाहे वो राज्यों के हों चाहे वो केंद्र के हों, उन सबको कारपूल करनी चाहिए शान के साथ में। आगे पीछे तमाम जो पैराफर्नेलिया तमाम चीजें चलती हैं वो सब बंद करना चाहिए। ये सारी बातें आप सही हैं। प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा वहां पर रोड शो किया गुजरात में, वहां केवल वो हाथ हिलाते हुए चल रहे थे, उससे देश की क्या सेवा हो रही थी? वो कोई सरकार का काम थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो हाथ हिला रहे थे। उसके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री उनके बगल में थे। जितने फूली प्रधानमंत्री ऊपर फेंके जाते हैं, केवल उनका ही खर्चे का तखमीना लगाया जाए तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए में पहुंचेगा। ये स्थिति है। बहरहाल ये तो बात आपने ठीक कही, और इसको ये प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए बात। अगर नहीं पहुंचती है तो ये अफसोस की बात है। इसमें एक और पहलू महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से उन्होंने एक योजना चलाई थी, इसका नाम था मेक इन इंडिया, जिसका बहुत ही शोरगुल किया गया था। योजना का बहुत उत्सव मनाया गया था। उसके लिए एक शेर बनाया गया, इंडियन टाइगर, उसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे दिखाए जा रहे थे। उससे ऐसा लग रहा था कि भारत को प्रधानमंत्री एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बना के मानेंगे, चीन जैसा। और जब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन जाएगा तो वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा, और वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन असलियत ये हुई कि वो जो मेक इन इंडिया योजना थी वो पूरी तरीके से 100% फ्लॉप हुई। उसमें ये भी नहीं कि 1-8% बचा हो, वो 100% फ्लॉप हुई, और अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की बजाय इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गई। निर्यातोन्मुख विकास होने की बजाय आयातोन्मुख विकास होने लगा, और ये बात बताई नहीं जाती है। अब प्रधानमंत्री, अच्छा, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार की जो समस्या है, उस समस्या का अगर भारत वास्तव में एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट होता तो भारत में विदेशी निवेश एफडीआई 0 नहीं हो गया होता। अगर भारत वास्तव में निर्यातोन्मुख विकास होता तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज से जो एफआईआईज हैं और विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा निकाल कर अमेरिका के बॉन्ड्स से पैसा कमाने के लिए भाग नहीं गए होते। वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, खत्म हो। भारत का निर्यात बहुत ही घट गया है, और जो एफडीआई है वो 0 है भारत का। ये स्थिति है। आप अपनी इस नाकामी को, जो मैक्रो इकोनॉमी की नाकामी है, भारत के औद्योगिकरण की नाकामी है, उसको छिपाने के लिए आम लोगों के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो ये करें, वो करें, ये ना करें, वो करें। भारत में जो उपभोक्ता वर्ग है, जो जम के उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 11 से 15% के बीच में है। इससे नीचे वाले लोग तो जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं किसी तरीके से, वो कंज्यूम तो कर ही नहीं रहे। उनका कंजम्पशन तो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है,
तो ये पूरा उन्होंने जो प्रपंच रचा है, ये अपीलों का, सलाह का, ये सब जो रचा है, जैसे राष्ट्र की उन्हें बहुत चिंता हो, ये तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए रचा गया है। जी विनोद जी। देखिए, सरकारें अक्सर करती हैं, राजनेता ये अक्सर करते हैं कि अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ते हैं। ये पुरानी प्रथा है भारत की राजनीति में, और इस प्रथा के साथ हमको अभी तक जिंदा रहे हैं और अब जिंदा शायद अनंत काल तक रहना पड़ेगा। लेकिन जो आपने उंगली उठाई, जहां तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके तरफ, और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एक बड़ा योगदान हमारे स्मॉल एंड मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज का होता था, उसमें जो भारी कमी आई है, जो कि कोविड के बाद से, पहले तो नोटबंदी की, उसके बाद कोविड आ गया और अब ये किल्लत आ गई। हमारे घर के आसपास, हमारे इलाके में हजारों की तादाद में चाय बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले, समोसे बेचने वाले आज के दिन बिना काम के बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखकर। मुझे याद है कि एक बार प्रधानमंत्री ने आर्गुमेंट सेक, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आर्गुमेंट नहीं था वो, कि कहा था किसी टीवी स्टेशन के, आपके दफ्तर के बाहर जो पकोड़े बेच रहा है वो भी तो एम्प्लॉयड है। रोजगार के मामले पे उनकी ये टिप्पणी थी। वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, आज के दिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है ये पता लगाया कि सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गिरा है लगातार और शार्प डिक्लाइन हुआ है उसमें, ये जो तेल की किल्लत है उसके चलते, और कोविड के टाइम में हुआ था और नोटबंदी के बाद हुआ था। ये जो पॉलिसीज हमारी सरकार ने बनाई और जो भारी जिन्होंने क्षति पहुंचाई हमारे अर्थव्यवस्था को, उस पर इस देश में बहस नहीं होती है। इस देश में बहस होती है कि भैया कितने लोग आए समागम में, और जब प्रधानमंत्री जो है सोमनाथ गए याचना करने, प्रार्थना करने, तो वहां पर उनका जो रोड शो था उसमें कितने असंख्य लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। सरकार की सक्सेस गिरने का जो तरीका है, बदकिस्मती से हमारी मीडिया ने बदल दिया है। हम बार बार इस बात को कहते हैं और अपने आप को गाली देते हैं कि हम सबसे बड़े दोषी हैं आज की जो स्थिति है उसके चलते, कि हम ईमानदारी से उसका आकलन नहीं करते, उसका ब्यौरा जनता तक नहीं पहुंचाते। और ये जो बिहार में इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी तिपैया स्कूटरों की, दिखाई गई वो लाइनें, और उसके बाद बावजूद उसके लंबी लंबी लाइनों के जो है लंबी लाइनें लगा के लोगों ने वोट डाले वहां पर, और उन लंबी लंबी लाइनों के चलते लंबे लंबे रिजल्ट आए जिसमें लंबी लंबी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। ये नैरेटिव बन गया। वो नैरेटिव नहीं बना कि जो कल गए थे हम देखने की, वो लाइन में लगा के तिपैया वाला खड़ा था, आजकल कहाँ है वो तिपैया वाला? वहां कोई लाइन है क्या? वहां पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर तेल है क्या, बिक रहा है क्या, उसका भाव क्या है, ब्लैक में बिक रहा है कि सही में बिक रहा है? देखिए, हमारे यहाँ 2 इलेक्शन के बीच में जो जांच होनी चाहिए किसी भी सरकार की, लगातार जिन पे निगाह होनी चाहिए जनता की और मीडिया की और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो नहीं रहती। हाँ, वेस्ट बंगाल में अभय जी इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी, ईमानदार शुभेंदु अधिकारी जो है, उनका पहले तो एक वीडियो आया, अब उसके बाद खबरें आ रही हैं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था उस प्रदेश का, वो चीफ सेक्रेटरी हो गया, और जो ऑब्जर्वर था, क्या कहते हैं, भवानीपुर वाला, वो जो उनका वो हो गया, क्या कहते हैं, एडवाइजर हो गया। तो और ये जो हमारे जज साहिबान हैं जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं आजकल, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है जुडिशरी में? यस सर, you have a tremendous sense of humor, that you have the ability to laugh at my helplessness, no? That's what you did. That's what one of the honorable judges said, you can vote the next time.
और यशपाल कपूर, अबे जी यशपाल कपूर का केस याद है आपको? इंदिरा गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन याद है? बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, द मस्ट सेलिब्रेटेड जज जगमोहन लाल सिन्हा, हिज डिस्क्वालिफिकेशन बाय हिज जजमेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंदिरा गांधी। वो क्या था आरोप इंदिरा गांधी पे? कि यशपाल कपूर जो कि एक सरकारी मुलाजिम था, उसका दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में दुरुपयोग किया, और हर इलेक्शन वो सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट। और इंदिरा गांधी ने उसके बाद और बड़ी गलती कर दी कि जजमेंट को नहीं माना और इस देश पे आपातकाल लगा दिया, जिसको कि एनकैश अभी तक ये निजाम, ये सरकार और विपक्षी जो भी सरकार है वो करती है, उसको दोहराती है, उसको याद करती है, जनता को भूलने नहीं देती उसको। और अब ये जो हुआ है, ये इतने सारे यशपाल कपूर, आप बताइए ना मुझे, भाई सबसे बड़ा यशपाल कपूर तो ज्ञानेश कुमार है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जो गुप्ता जी हैं, सुब्रतो क्या नाम है उनका, जो वेस्ट बंगाल के रिटायर्ड IAS अफसर हैं जी, जो कि ऑब्जर्वर थे SIR के दौरान, फिर ऑब्जर्वर थे इलेक्शन के दौरान। उनसे बढ़िया कोई उनको मिला नहीं कोई अफसर, और उसको बार बार समय दे रहे हैं कि भाई इसके बिना तो हमारा, इसके पास ही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम की टेक्नोलॉजी है, मेड टू ऑर्डर टेक्नोलॉजी है, जो इसलिए हमको चाहिए, रेट्रोफिटेड टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से हम राफेल फाइटर खरीद रहे हैं और बनाने वाले को बोल रहे हैं कि इस अनुसार इसमें चेंजेस करो जी। तो ये जो राफेल फाइटर पायलट है, जिसका नाम ज्ञानेश कुमार है, उसने जो बमबारी की है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, उसके तत्वावधान में, तो क्या उसकी कभी जवाबदेही बनेगी? क्या ये जो अग्रवाल साहब थे, अग्रवाल साहब ही था ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, जो वेस्ट बंगाल के, वो जो मनोज अग्रवाल साहब, तो वो अब मुख्य सचिव हो गए हैं, जो मैंने सुना है। हाँ, सही बात। और वो जो तीसरे साहब हैं, घोष साहब, वो घोष है या क्या नाम है उनका, एनीवे ही इज रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनको भी अपने प्राइवेट एडवाइजर, अपना प्राइवेट सचिव बना दिया है। मतलब अपनी ऑफिस में नए मुख्यमंत्री ने उनको एज एन एडवाइजर रख लिया है। तो ये जो हो रहा है, ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के चलते मैं और आप, वी कैन कीप ऑन क्राइंग हॉर्स टिल किंगडम कम, you and I can keep on crying horse till kingdom come। असर कुछ नहीं होगा। हमारी आपकी आवाज बीहड़ में लुप्त हो रही है, लेकिन जो चीज जनता को जाननी चाहिए और उसके अनुसार जनता का मन बनाना चाहिए, उस जानकारी को, और उनको एक आकलन करने की शक्ति देनी चाहिए, वो तो जनता तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो सुन नहीं रही, और सुन भी रही है कि सुन के अनसुना कर रही है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और इसमें जो ऑस्टेरिटी और सादगी और स्पार्टन लिविंग की बात हो रही है कि भैया आप विदेश ना जाएं, आप डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, आप तेल कम खर्च करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, बेटियों के लिए गहने मत लाएं शादियों में, ये सब मजाक लगता है, परिहास लगता है जनता की बेबसी का। ये कोई सीरियस आह्वान नहीं है। अगर सीरियस होता तो अपने घर से शुरू करते ना ये ऑस्टेरिटी। वो तो साफ लगता है, ये बिल्कुल साफ लगता है कि ये सब कह के ये दाम बढ़ाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। पहले ये कहेंगे और दूसरे चरण में दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दाम तो बढ़ने ही है, और ये लोग तो बिना एक्सक्यूज के भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके जो भगत जन हैं वो आगे कहते हैं क्या हुआ, 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो गया, हम देंगे। तो उनको कहो दे, पहले लगे लाइन में वो उदाहरण दें, वो उदाहरण दें कि ऑस्टेरिटी के जमाने में हम पैसा खर्चने को सारा तैयार है, सरकार के खजाने में पैसा डालने को तैयार है। देखिए जब तेल के दाम घट गए, इन्होंने घटाए नहीं दाम, वो उसी दाम पे बेचते रहे हमको। अब बढ़ गए हैं तो दे विल पास ऑन दी
the cost to us, हमको they'll pass on। ये बात सच है कि अभी तक उन्होंने पास ऑन नहीं किया और वो हजारों करोड़ों में जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो उसका भार उठा रही हैं, उसका लॉस उठा रही हैं। लेकिन हमारे को अपनी ऑयल कंपनीज को भी जिंदा रखना है। ये जो बातें हैं माननीय प्रधानमंत्री, आप ये एड्रेस टू द नेशन में आकर करें। ये पब्लिक मीटिंग में ये बातें नहीं होती हैं, ये बातें हैं एड्रेस टू द नेशन के लिए। वो बात नहीं थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, आप महिला आपके खिलाफ हो जाएगी, महिला आपको सबक सिखा देगी। That was not the subject for address to the nation, क्योंकि वो तो एड्रेस टू द नेशन हो चुका था। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ पूरे नेशन ने देखा। क्या पार्लियामेंट से कोई बड़ा फोरम है? क्या दूरदर्शन पार्लियामेंट से बड़ा फोरम है फॉर एड्रेस टू द नेशन? लेकिन आपने नहीं माना, आपने फिर दोबारा से कहा, क्योंकि वहां पर दूरदर्शन में आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, आपके भाषण में कोई विधि डालने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर धारा प्रवाह निर्विरोध बोलते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आइए और एड्रेस टू द नेशन करें और ये बताएं कि आपने कौन कौन से फॉरेन टूर कैंसिल किए इस क्राइसिस के चलते, और क्यों कोई फॉरेन टूर आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। हम समझेंगे इस बात को। प्रधानमंत्री का जो वर्क प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल है, जो उसका दायित्व है भारत के हित में काम करने का, वो तो उसको निभाएगा और उसके लिए हम खर्चा उठाएंगे। ये देश तैयार है खर्चा उठाने के लिए। मुझे याद आता है चंद्रशेखर जी बहुत बीमार हो गए थे और विदेश में इलाज के लिए जाने को तैयार नहीं थे। तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सोनिया गांधी उनके घर पहुंची और उनको जाके बोला कि आप क्या पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, आपका होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। आपने देश के लिए काम किया है, स्वार्थ किया है, त्याग किया है, आपने इस देश के लिए, इस देश की अनथक सेवा की है और ये देश चाहेगा कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहें और उसके लिए भरकस कोशिश करेगा। जो कुछ भी खर्चा उठाना होगा भारत की जनता, भारत की सरकार उठाएगी। एंड ही कुड बी कन्विंस्ड टू गो अब्रॉड। देखिए सवाल ये है कि नेता हम सबके साझे हैं। एक बार कोई प्रधानमंत्री हो गया, समस्त भारत को हो गया, भले ही वो माने या माने, हम माने ना माने, यथार्थ इतिहास सच्चाई यही है। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री समस्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं, और उसी अधिकार से हम उन पे कभी कभी तीखी टिप्पणी करते हैं। उसी अधिकार से करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री है, हम कुछ बोलेंगे तो सुनेगा, हमारे क्रिटिसिज्म को सुनेगा। और आज हम और आप जो बात कर रहे हैं इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि वो हमारी आवाज सुनेंगे और स्वयं बन जाएंगे एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टेरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अब देखिए प्रधानमंत्री हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो किफायती जीवन शैली शुरुआत करते हैं कि नहीं करते हैं, या इसी तरह चमक दमक वाले प्रधानमंत्री बने रहते हैं। वो अपने विदेशी दौरे फिलहाल रद्द तो नहीं, स्थगित करते हैं या नहीं करते हैं। वो रेंज रोवर में चलना बंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े जो रोड शो होते हैं जिनके अंदर हजारों लीटर पेट्रोल सब उड़ जाता है, वो करते हैं कि नहीं करते। ये एग्जाम्पल लोगों को बुरा लग जाएगा आप जी, ये एग्जाम्पल लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी सारी उम्र जो है एम्बेसडर गाड़ी में चली। ये बात अलग है कि गाड़ी उसने एम्बेसडर ही रखी, उसमें इंजन जापानी लग गया था बाद में, शायद ईसुजू इंजन लगा था अगर मुझे सही से याद है तो, लेकिन गाड़ी वो एम्बेसडर ही रही। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक देश है, ये एक अर्धनग्न संत की विरासत पे बड़ा हुआ देश है, जिसको ऑस्टेरिटी से लगाव है, जिसको कम कपड़े पहने हुए लोगों से लगाव है। और एक जमाना था कि ये देश जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हुए लोगों को पसंद नहीं करता था। अब वो जमाना बदल गया है, क्योंकि आज के दिन कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का जमाना है।
मतलब कंज्यूम भी करो और दिखाओ भी, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। सही बात। तो इसलिए उस तर्ज पे अगर कुछ नेतागण चले हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो शायद उसी के चलते चले कि हम मन लुभा लेंगे जनता का। लेकिन आज के दिन मन लुभाने की बात नहीं है, आज के दिन रोजगार बचाने की बात है, तेल बचाने की बात है, देश बचाने की बात है, आर्थिक स्थिति को ठीक से चलाने की बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा रही। और ये तो अभी इस मसले के ऊपर तो बहस जारी रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था काफी खराबी की तरफ जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू।